होगा फेल। बम्पर मतदान, किसको मिलेगा राजस्थान? रिकॉर्ड मतदान, कौन परेशान? किन मुद्दों पर मतदान, किसका राजस्थान? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। मुद्दों पर मतदान, किसका राजस्थान? राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर इस बार रिकॉर्ड 74.96% वोटिंग हुई है, जिसने साल 2018 के चुनाव के 74% मतदान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बाद सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से राजनीतिक जानकार इसके अपने अपने मायने निकाल रही हैं। इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोटिंग बढ़ने से कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि परसेंटेज बढ़ने के पीछे सत्ता विरोधी लहर मान रही हैं। वहीं इस बार लोगों की जागरूकता से भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए, मुद्दों पर चुनाव तो हो गया है, लेकिन अब बारी है, इंतजार है 3 तारीख की। 3 को क्या होगा, उसी के लिए चर्चाएं लगातार हो रही हैं। एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। विकास जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले आशुतोष जी, आपके साथ ही इसकी शुरुआत करती हूं, क्योंकि आपसे ये जानना मेरे को बहुत जरूरी है कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है अभी, जो सामने आ रहा है वोट प्रतिशत, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरफ ये लहर है और क्या कहता है ये बढ़ता वोट परसेंट? क्या जो पुराना इतिहास इस बार दोहराने वाला है? क्योंकि वोट परसेंट बढ़ता है तो कहते हैं कि सत्ता परिवर्तित होती है, लेकिन इस समय ट्रेंड क्या है? आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए ममता जी, इस बार जो राजस्थान में 1% मतदान बढ़ा है, मैं इसके बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे राजनीतिक मायने से मतलब यह है कि इससे किसी एक दल विशेष को फायदा हो रहा है या किसी दल विशेष को नुकसान उठाना पड़ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इसके विपरीत मेरा मानना यह है कि इस बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, और खासतौर पर जहां जहां मतदान प्रतिशत पर्टिकुलर एरिया में बढ़ा है, ओवरऑल तो 1% बढ़ा ही बढ़ा है पूरे राजस्थान में, उस मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे एक बड़ा मुझे कारण नजर आ रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होती हुई मुझे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां जीत को लेकर के शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने अपने मतदाता को बाहर निकाला, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, तो वहीं कांग्रेस को भी इस बार राजस्थान में सरकार वापसी की पूरी उम्मीद लग रही है। इस बार हम कांग्रेस को कमजोर आंक नहीं सकते हैं कि रिवाज के नाम पर कांग्रेस इस बार पिछड़ रही हो, और शायद यही कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी उत्साह के साथ यह चुनाव लड़ा है, और इसीलिए यह बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज मुझे कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दल और साथ में चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं, इन तीनों को जाता हुआ लग रहा है। इस बार राजस्थान का जो चुनाव है वो इस बढ़े हुए वोट परसेंटेज से, अगर आप कोई अंदाजा लगाना चाहे तो मैं अभी प्राथमिक मुझे यह लग रहा है कि कांग्रेस ने यह मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, जिसकी वजह से यह वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, खुशी है या टेंशन है इस बढ़ते मत प्रतिशत पर? ममता जी, कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवार खुश हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब खुश हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, रंधावा जी, डोटासरा साहब, पायलट साहब, गहलोत साहब, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता, 200 के 200 उम्मीदवार बहुत ज्यादा खुश हैं कि अत्यधिक मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपील की थी, निर्वाचन आयोग ने भी अपील की थी, अत्यधिक मतदान करें। और ममता जी, ये अत्यधिक मतदान इस पक्ष में हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता को माई बाप मान के सेवा की, गरीब को गणेश मान के सेवा की। कोरोना में हमने राजस्थान का सूश
प्रबंधन किया, शानदार प्रबंधन किया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। राजस्थान की जनता पिछले 4-5 महीने से लगातार नारे लगा रही थी, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और ये सब इसलिए हुआ कि महंगाई से राहत देने के लिए हमने शानदार कैंप लगाए, पिंक कलर के टेंट लगा के राजस्थान की जनता को 10 बड़ी योजनाओं के तहत लाभ देने का हमने प्रयास किया। जनता ने लाभ भी पाया और जब उससे हम आगे बढ़े तो हमने 7 प्रमुख गारंटियां दी और गारंटियों में भी हमने सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक रहा वो हमारा ये रहा कि हमने स्वास्थ्य को लेकर के राजस्थान की जनता की बहुत देखभाल की। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एक आम आदमी को दिया जो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता है। उसके बाद हमने गारंटी दी अगर 3 दिसंबर को हमारी सरकार वापस लौटती है तो हम इसको 50 लाख रुपए करने जा रहे हैं। तो हमारी जो 100 यूनिट बिजली फ्री थी, 2000 यूनिट किसानों को फ्री थी, इंदिरा गांधी रोजगार के तहत रोजगार जब आपने इतना सारा काम किया था तो इस वोट परसेंटेज ने तो और बढ़ना था। तो 0.9% ही बढ़ा है, इससे तो और बढ़ना चाहिए था क्योंकि आप तो इतने सारे काम गिना रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में क्या शादियों का सिलसिला है। अभी 23 नवंबर को हमारे यहाँ सावे खुले हैं और ये जो पिछले 4-5 दिन चल रहे हैं लगातार शादियों के दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी मतदान हुई है। मैं राजस्थान के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अपील को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने आए। आप सभी मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शर्मा जी, लेकिन सवाल ये भी रहेगा क्योंकि हमने राजस्थान का रिकॉर्ड देखा है। हम पुराने चुनावों को अगर देखें, जब भी मत प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तित होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ममता जी, मैंने निवेदन किया ना आपको, इस बार रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा है। जो परंपराएं अब तक बनी हुई थी राजस्थान में वो सारी की सारी, लेकिन बीजेपी तो बार बार ये कह रही है कि राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा। बीजेपी ने तो सरकार गिराने का काम भी तो किया था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है सरकारें गिराने की, और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उन्होंने चाहा वहां सरकारें गिराई और उन्होंने राजस्थान में भी प्रयास किया, उन्होंने मुंगी खाई। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनकी एक नहीं सुनी और कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में काबिज रहने का उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी गए। इस बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा। राज बदलेगा 2024 में, जब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 सांसद नहीं मिलेंगे ना, तब भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत घमंड में घूम रही है, बिना दूल्हे की बारात लेकर घूम रहे हैं राजस्थान में। अब बताओ ममता जी, आप भी शादियों में जाती हो, बिना दूल्हे की कोई बारात चलती है क्या? राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि कमल का फूल थोड़ी कोई तोरण मारेगा, तोरण तो इंसान मारेगा। विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, बिना कोई चेहरे के कमल के फूल पर कौन वोट करेगा? बिना दुल्हे की बारात चल रही है, क्या कह रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजकुमार शर्मा जी के प्रति सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि उनके चेहरे से साफ प्रतीत हो रहा है और जिस प्रकार बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज वोट करके गया है, जिस प्रकार राजस्थान का हर वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षार्थी हो, चाहे मेरी बहनें हो, उन्होंने जिस प्रकार 5 साल के इस कुशासन के खिलाफ जिस जोश से मतदान किया है, शादियां होने के बावजूद, तो वो झेप इनके मुंह पे साफ दिख रही है। इनके प्रति मेरी सहानुभूति है। रही बात, ये बड़ा दूल्हा दूल्हा कर रहे थे, सावों का समय है, दूल्हा याद भी आता है। अरे भैया, हमारे दूल्हे की चिंता छोड़ो, आपका तो जो दूल्हा घोड़ी पे बैठ के पर्पल कलर के पोस्टर लगाए घूम रहा है, उस दूल्हे को तो दूल्हा मान रखा है क्या? पहले इसका जवाब तो दो राजस्थान को। आपका शीर्ष नेतृत्व है, आपके पूर्व डिप्टी सीएम मौके मौके पर कहते हैं कि चुनाव के बाद तय करेंगे। आप दूसरों की गिरेबान में झांकने से पहले अपनी दागी गिरेबान को तो झांकिए। रही बात सरकारें अस्थिर करने की और सरकारें गिराने की, तो राजकुमार जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने ये बातें कर रहे हो। मैं शाम कर दूंगा, आपके आंकड़े बताने लगूंगा ना 1947 से आज तक के, तो आपने कितनी चलती सरकारों को अस्थिर करके आपके लोगों को सीएम बनाया और लोगों को प्रलोभन दे दे के वहां सरकारें गिराई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं और आपकी तो सरकार, आपका तो एक एक विधायक बागी हो गया। पहले जब आपके विधायक बाहर गए, आपने जो मुकदमे राजद्रोह, लेकिन कांग्रेस का तो विकास जी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की हमारी सरकार गिराने की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। अरे आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की तो कहीं ना कहीं ये मानते तो हैं कि इनके लोगों पे इनका कंट्रोल नहीं है। हम पे आरोप लगाते हुए ये भी कह रहे हैं कि इनके लोग जो है वो इनके नहीं है। हम पे आरोप लगा रहे वो तो सत्य नहीं है, लेकिन ये तो ये मान रहे हैं कि इनके लोग जो है वो, अरे इनके गहलोत साहब ने कहा, अपने विधायकों को कहा कि तुमने जो रुपए लिए हैं वो वापस दे देना है, तो इसका मतलब मानते हैं कि इनके विधायकों ने भ्रष्टाचार किया है। और गहलोत साहब ये बताएं कि जब इनके पर्यवेक्षक आए थे तो पूरे के पूरे विधायकों ने इस्तीफे दिए थे।
पूरे के पूरे विधायकों ने डिनाई किया पर्यवेक्षकों के सामने तक जाने से। अरे पहली बार इतिहास में हुआ है, मैं आपको बताऊं ममता जी, जब पहले तो कांग्रेस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बागी हो गया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार और पार्टी का मुख्यमंत्री बागी हो गया। इनकी तो पूरी सरकार बागी थी, और बागी तो बागी, जिन बागियों के सहारे इनकी सरकार बची, उन बागियों तक ने इनकी सरकार के ऊपर वो लाल डायरी सदन के पटल में रखने का कार्य किया है। इनकी विधायक, इनकी महिला विधायक ने यह कहा है कि मुझे इस सरकार में असुरक्षित महसूस होता है। तो ये किस मुंह से जो है वो यहाँ पर ये बड़बोली बातें करते हैं? ममता जी, राजस्थान की जनता अपना मैंडेट मत पेटियों में ईवीएम के द्वारा दर्ज करा चुकी है। महज कुछ दिन ये बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कहां से आ रहा है? ये बढ़ता वोट प्रतिशत कांग्रेस के लिए भी अच्छा हो सकता है। कांग्रेस कह रही है हमने बहुत काम किया है। देखिए ममता जी, बिल्कुल कांग्रेस ने बहुत काम किया है। कांग्रेस ने काम तो बिल्कुल ममता जी किया है। जिन किसानों को कर्ज माफी का नाम लिया, उन 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, इन युवाओं के अधिकारों के पेपर लीक कर दिए। 17 पेपर लीक हुए, 70 लाख युवाओं के भविष्य को लील गए। जिन बहनों को सुरक्षा का वादा किया था, उन 35,000 बहनों के दुष्कर्म की घटनाएं तो दर्ज हुई हैं, कितनी दर्ज नहीं हुई वो अलग है ममता जी। जिनमें 15,000 तो मासूम 18 साल से छोटी उम्र की बच्चियां थी। जिन 7,750 मेरे भाइयों के गले रेत दिए गए, गोलियों से मार दिया गया, पीट पीट के मार दिया गया, और महज एक धर्म विशेष के युवा को कुछ घंटे के अंदर 50 लाख रुपए, एक डेयरी और सरकारी नौकरी दे दी गई ममता जी। तो यह काम राजस्थान में पहली बार हुआ है। धार्मिक आयोजनों पे अंकुश और पीएफआई जैसे बैंड संस्थानों को पुलिस सुरक्षा के अंदर रैलियां कंडक्ट करवाने का कार्य इस सरकार ने किया है ममता जी। ये काम तो पहली बार हुआ है। और मैं आपको एक बार और कहता हूं ममता जी कि इतिहास में पहली बार राजस्थान में ये बहुमत दिया जाएगा बीजेपी को। प्लस और माइनस पॉइंट में आपसे जानना चाहूंगी, पहली बार मिलेगा। ठीक है, देखिए ममता जी, अगर आप इस सरकार के 8-9 महीने पहले के कार्यकाल पर चले जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी हमको राजस्थान के अंदर एक बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, और लग रहा था कि इस बार एक क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर करने जा रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले 8-9 महीने में अशोक गहलोत साहब ने जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के अंदर लागू की, मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी इनका एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ वोटर के ऊपर दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस हमको फरवरी तक एक कमजोर दिख रही थी, बहुत कमजोर दिख रही थी, जिस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ किए जा रहे थे कि इनको एक गाड़ी में बैठाने के हम लायक छोड़ेंगे, वो स्थिति मुझे धरातल पर नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 8-9 महीने में जिस तरह की चीजें डिलीवर सरकार की तरफ से की गई हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक ऐसा संशय पैदा कर रही थी कि हमको किस तरफ जाना है। यही बात मैंने अपनी बात की शुरुआत करते समय कहा था कि कांग्रेस हमको इस मुकाबले में नजर आ रही है, मजबूती से खड़ी हुई नजर आ रही है। शायद वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं उन्हीं का प्रभाव है, वरना भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही थी। जिस तरह का माहौल 4 साल तक प्रदेश में रहा, निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता, लेकिन जितना फायदा मिलना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि फाइनल वोटिंग होते होते तक उतना फायदा नहीं मिल पाया। हालांकि मैं अभी भी बीजेपी को प्लस में मानता हूं, लेकिन कांग्रेस को नकार नहीं सकते हैं। कांग्रेस कुछ बड़ा उलटफेर राजस्थान में इस चुनाव में कर सकती है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि अभी आशुतोष जी ने बड़ी बातें कही कि वो 7-8 महीने जो थे, देखिए वो 7-8 महीने ऐसे क्रूशियल पीरियड होते हैं जब सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और आप लोग भी उन्हीं 7-8 महीने में एक्टिव हुए हैं। उन समय में आप बहुत सारी योजनाएं लेके आए, बहुत सारे प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम चीजें जनता के लिए लेके आए, लेकिन उन 4 सालों का क्या? उन 4 सालों के बिहार पर भी तो जनता आपको नापेगी, उसके हिसाब पर भी तो आपको वोट दिए जाएंगे। उन 4 सालों में क्यों नहीं काम हुआ? और ये जो आरोप लग रहे हैं कानून व्यवस्था के, महिलाओं के साथ रेप हुआ, सनातन विरोधी सरकार का आरोप आप पर लग रहा है। ममता जी, सरकार बनने के थोड़े दिन बाद ही राजस्थान में, हिंदुस्तान में कोरोना आ गया था। कोरोना जैसी महामारी का हमने डट के मुकाबला किया। हमारा शुरू का 2-2.5 साल का मैक्सिमम टाइम तो उसमें चला गया। हमने राजस्थान का उद्योग खराब नहीं होने दिया, हमने राजस्थान में कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी, हमने राजस्थान को में किसी को भूखा नहीं सोने दिया, हमने राजस्थान से राजस्थान वासियों का जो और प्रदेशों के जो लोग यहाँ राजस्थान रहते थे उनका हमने पलायन नहीं होने दिया।
तो हमारा मैक्सिमम टाइम तो स्टार्टिंग में 2-2.5 साल का कोरोना के सुप्रबंधन में लग गया। कोरोना की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की और WHO जो संस्था है उसने भी हमारी तारीफ की, तो हमारा मैक्सिमम टाइम तो उसमें लगा। और जब कोरोना से निपट के हम सरकार चला ही रहे थे कि अचानक भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा के तहत हमारे विधायकों के ऊपर डोरे डालने का काम करने लगी और हमको लगभग 2-3-4 महीने तक होटलों में रहना पड़ा। हमको बहुत परेशान किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमने होटलों में रह करके भी राजस्थान की जनता की सेवा की, राजस्थान की जनता को संभालते रहे। फिर हमने ये देखा कि केंद्र से बड़े बड़े बजट आए 5, जिन बजटों में राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन वो सब भी नहीं मिल पाया। फिर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन के नेता हैं, जो जनता के दर्द को समझते हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को समझते हैं, उन्होंने तय किया कि मैं अब जिद पे आया हूं कि राजस्थान की जनता को मैं महंगाई से राहत दूंगा। हमने एक स्कीम बनाई, हमने 10 बड़ी योजनाओं को लेकर के पिंक कलर के टेंट लगा के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी गांव ढाणी शहर में पहुंचे, लोगों को हमने वहां राहत दी। वहां जो राहत जनता को मिली, जब जाके राजस्थान की जनता को यह मन में विश्वास हो गया, कांग्रेस पार्टी ने उनका दिल जीता कि कोरोना जैसी महामारी आई तब भी अशोक गहलोत जी ने हमारा ध्यान रखा। जब महंगाई से हम लोग त्राई कर रहे थे तब भी अशोक गहलोत जी ने हमारा ध्यान रखा। तब जाकर के राजस्थान की जनता ने मन बनाया था। आज से 4-5 महीने पहले राजस्थान की जनता ने मन बना लिया था कि चौथी बार गहलोत सरकार आएगी, इस बार हम लेकिन वोटर्स एक और बात कर रहे थे शर्मा जी, वोटर्स एक और बात कर रहे थे, क्यों पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है राजस्थान में? ममता जी, पेट्रोल डीजल जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले की सरकार थी ना वसुंधरा जी के, उस वक्त का इवेंट उतना का उतना लगा हुआ है। हमने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है और हमने इस पूरे 5 साल में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोल डीजल अगर कहीं घटे तो केंद्र सरकार से घटे तो हम राजस्थान में घटाएं। हमने एक नया पैसा भी पेट्रोल डीजल में, तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी की थी, तब में हमने कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया पेट्रोल डीजल पे। तो पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं था, वो केंद्र सरकार के हाथ में था। हमारे हाथ में था सिलेंडर, और जिस सिलेंडर को जो 1100 साढ़े 1100 का सिलेंडर आता था, हमने तुरंत प्रभाव से उसको 500 रुपए का कर दिया। 500 रुपए का सिलेंडर ममता जी पूरे देश में कहीं नहीं मिलता है। हमारी कॉपी करके अभी मध्य प्रदेश में चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी विकास जी जवाब दीजिए इसका। ये आरोप बहुत लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि कांग्रेस की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में चला रही है। ये भी बहुत आरोप लगता है बीजेपी पर। नहीं, भगवान इनकी योजनाओं को इन्हीं तक सीमित रखे, भगवान इनकी योजनाओं तक इन्हीं तक सीमित रखे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहां पर भारतीय, इनको रोकिए ममता जी, इनमें इनको ये रुकेंगे नहीं, इनको रोकना पड़ेगा। इनकी योजनाएं, जिन युवाओं के हाथों में किताबें होती थी, रोजगार होता था, उन युवाओं के हाथों में नशा और अपराध हथियार इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। ये योजना कहीं न हो। जिन मेरी बहन बेटियों को, राजस्थान की बहन बेटियों को देवियों की तरह पूजा जाता था, आज राजस्थान की हर गली में उनकी चित्कार, उनकी पुकार सुनी जाती है, बलात्कार की वेदनाएं सुनी जाती है। ये योजना भारत में कहीं ना चले। 7,750 निरीह निर्दोष लोगों को मार दिया गया, ये योजना कहीं न चले। एक के बाद एक युवाओं के अधिकार के 17 पेपर लीक कर दिए गए ममता जी, ये योजना कहीं न चले। इनकी योजनाएं भगवान इन्हीं के साथ जो है वो समाप्त कर दे। योजना वो चले जो सबका, जिसमें समावेश हो, सबका जिसमें विकास हो। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी देश को विश्व के पटल के ऊपर जिस गति से और जिस सुदृढ़ता से आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए राजस्थान तैयार है ममता जी। और इनकी बातें, इनकी कमियां अगर बताने लगेंगे तो मैं मानता हूं ये शो कई दिनों तक चलाना पड़ेगा। हर पटल पर फेल हुए राजकुमार जी, ये जो पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, ये लगातार आप पर लगाए जा रहे हैं। पेपर लीक के आरोप की कांग्रेस की सरकार आई, पेपर लीक हुआ, बच्चों का भविष्य खराब हुआ। ममता जी, पेपर लीक की घटना देश में किसी भी राज्य में घटे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। देश की चिंता छोड़िए, राजस्थान जिसकी जिम्मेदारी ली वहां की समेटिए, वहां की समेटिए। रेट के ऊपर आप कहते हैं कि वसुंधरा जी ने लगाया था। अरे आप महंगाई कम करने के नाम पे आए थे ना, आप महंगाई कम करने के नाम पे आए थे। राजस्थान की सरकार को है, जनता को ठग रहे हैं आप। परिजनों को है, कोरोना आया है, कोरोना में लोगों की कमर टूटी और आपने उनके ऊपर रेट लगा दिया। 18 राज्यों के जहाँ पेपर लीक करने वाले 18 राज्यों ने जितना टैक्स नहीं लिया, 35,000 करोड़ रुपए जेब काटी, उम्र कैद की सजा, हिंदुस्तान उम्र कैद की सजा पेपर लीक करने वालों को। ऐसे पूरे देश में कहीं है कानून, कैसे पचा पाए कि हम पेपर लीक करने वालों को लीपापोती नहीं करेंगे। खोखली बातें, उम्र कैद देगी। क्या किया इनकी सरकार ने?
युवाओं को इन्होंने मार दिया, इन्होंने राजस्थान में हो रहे जो है वो चुपचाप मूक दर्शक बने मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे, इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। हरियाणा में नहीं हो रहे आपको, अरे भैया आपको जनता अपना मैंडेट दे चुकी है, हर राज्यों में हो रहे हैं। लज्जा से ही सही माफी मांगिए। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, विकास जी इसका जवाब दीजिए, क्या पेपर लीक सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं, बाकी अन्य राज्यों में नहीं हो रहे हैं? ठीक है शर्मा जी, विकास जी, क्या पेपर लीक सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं, अन्य राज्यों में नहीं हो रहे हैं जहां पर आपकी सत्ता है? क्या वहां पर पेपर लीक के मामले नहीं आए हैं? अन्य राज्यों में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? पहली बात, अन्य राज्यों में नहीं हो रहे जितने यहाँ हो रहे हैं, और दूसरी बात, वहां पर कानून का सिगजा कसा गया है। यहाँ पर तो ममता जी, यहाँ पर ममता जी, मैं राजस्थान में बैठा हूं ममता जी, इनकी पड़ोसी राज्यों में नहीं हो रहे या हो रहे हैं, ये इनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित नहीं करता। पड़ोसी राज्यों के भरोसे ये राजस्थान में शासन लेने नहीं आए थे, और मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, कहीं हो चाहे नहीं हो, लेकिन राजस्थान में हम ये नहीं होने देंगे ममता जी। और ऐसा कानून, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग देखेंगे इन्होंने क्या कार्रवाई करी। ईडी को आना पड़ा, सचिवालय में 1 किलो सोना मिला ममता जी, 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले, गणपति प्लाजा के लोकर्स के मालिकों का पता नहीं चल रहा है ममता जी, उस काले धन के धनी ही मिल रहे हैं। राजस्थान की सरकार ये कार्रवाई करी ममता जी, इन्होंने दोषियों को बचाने का कार्य किया है। इनके नेताओं के घर में 4 लोगों के इंटरव्यू में 80 से ऊपर नंबर आए ममता जी, एक सेंटर से 100 सब इंस्पेक्टर चुने गए ममता जी। युवाओं के भविष्य को लीला है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी, और मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी, एक पेपर की लीक की जांच की जाएगी, तो ना मुझे समझ आएगा ना आपको समझ आएगा। आप एक एक करके बात करिए, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सही सटीक जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ ममता जी, आरोप आपकी पार्टी पर भी लगे थे जब राज्य सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय भी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। ये आरोप लगातार कांग्रेस भी लगा रही है, तब क्यों नहीं आपने एक बड़ी टीम बनाई और उस पर जांच की? ममता जी, तब भी हमने बड़ी टीम बनाई और हमने दोषियों को शिकंजे तक पहुंचाया। यहां पर दोषियों के नाम पर कुछ मछलियों को पकड़ लिया गया, सुनियोजित तरीके से बड़े मछलियों को, बड़े अपराधियों को, बड़े नेताओं को बचाने का कार्य किया गया। कोई भी रिकवरी उस काले धन की नहीं हुई जो करोड़ों रुपए पेपर नाम के ऊपर लूटे गए थे। और तब और आज प्रशासन और टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी हुई है ममता जी। आज अगर ये उस टेक्नोलॉजी का, प्रशासनिक सुदृढ़ ढांचे का उपयोग करते तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय होता। ये पेपर लीक पर एक जरा कमेंट आपसे चाहूंगी, पेपर लीक पर आशुतोष जी, ये मुद्दा जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा इस चुनाव में हमने देखा, और ये अभी का नहीं है, ये बहुत लंबे समय से नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ममता जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे प्रमुख हथियार था, उन हथियारों में से एक पेपर लीक मामला भी था। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सरकार को घेरा और बुरी तरह सरकार को घेरा, और सरकार के पास में इस पर जो कार्रवाइयां हुई, वो कार्रवाइयां कम से कम जनता को कितनी समझ में आई होंगी या नहीं आई होंगी, लेकिन हम लोगों को लगता है कि शायद उन कार्रवाइयों से इतर कुछ बड़ी और कार्रवाइयां की जा सकती थी। हालांकि जनता को, वोटर को, या दोनों राजनीतिक दल अपने द्वारा किए गई कार्रवाई या भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उनको कितना समझा पाई है, कितना युवा वोटर जो इस बार जुड़ा है, जो खासतौर पर युवा वोटर का जिस तरह उत्साह देखने के लिए मिला है, वो वोटिंग परसेंटेज किस तरफ गया है, क्या वो कांग्रेस को चोट पहुंचाई है या भाजपा को वोट किया है, ये देखने के लिए हमको 3 तारीख का भी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप तीनों लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीजें बताने के लिए। फिलहाल अब इंतजार सभी को 3 दिसंबर का है, क्योंकि वो दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये सभी जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो गई थी, 3 दिसंबर के दिन वो किस्मत खुलेगी, लेकिन किसकी खुलेगी और किसकी बंद हो जाएगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इस बार मुकाबला काफी कड़ा है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। और इस बार सत्ता की चाबी, सत्ता की कुर्सी किसके हाथ जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं।